सत्तो गांव जो जैसलमेर से करीब 150 किलोमीटर आगे है और पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। और इस गांव को आप आखिरी गांव कह सकते हैं इस इलाके का। तो उसके एक धुरा में है, रेत के ये एक तरीके के टीले हैं। रेगिस्तान में दूर दूर तक आपको इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। और ऐसे ही इलाकों में डेजर्ट सफारी वगैरह होती है। और यहाँ कुछ नहीं दिखता, सिर्फ खेजरी के ये दायनी वृक्ष दिखते हैं। और ये सत्तो गांव है, देखिए इस तरफ से आप ये तस्वीर देख सकते हैं सत्तो गांव की। सत्तो गांव में ज़्यादातर आबादी तो राजपूतों की है, लेकिन 5 से 7 फैमिली जो हैं वो ब्राह्मणों की भी हैं। तो ये दृश्य है सत्तो गांव का। और इस यात्रा में हमारे साथ भारत सिंह राजपुरोहित और बड़े भाई शैतान सिंह जी हैं। वो देखेंगे। देखिए आप ये किसके निशान है? कोई गाड़ी या क्या निकला है? बच्चों ने खींचा है ये निशान रेत में। ऐसे ही निशानों इस मिट्टी की खासियत बताया ना। जी जी जी। तो ये जितनी जल्दी ठंडी होती है ना, हाँ, उतनी जल्दी फिर से गर्म भी हो जाती है। हाँ, अक्सर इसलिए रात में जो है रेगिस्तान की जो मिट्टी है रात में आपको और ये ठंडक देती है। और मतलब अगर आदमी लेट के उसको गर्म मिट्टी का शेक करता है, हाँ, तो शरीर की सारी जितनी भी चर्म रोग है वो 100% दूर होता है। अच्छा। इतनी शुद्ध है। और जो भाई साहब बताते हाँ। सफेद कपड़े पहनता है यहाँ का किसान। हाँ, 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 और अभी तो जो लाइट है, पहले तो लाइट होती भी नहीं थी। हाँ, हाँ, तो वो कोयला उसमें लोटे में डाल के पीतल के और प्रेस करते थे। तो वो पता झटकते ही वो हाँ, हाँ। बिल्कुल साफ हो जाते थे। तो वैसे यहाँ का जो वेदर है सर्दियों और गर्मियों का, वैसे उसके बारे में बताइए। ये मिट्टी जो है कितना, ये जो रेत है कैसा मतलब असर दिखाती है? ये एक तो जल्दी ठंडी होती है, हाँ, हाँ। और जल्दी गर्म भी हो जाती है। मतलब ऐसा मौसम रहता है जैसे गर्मियों में रात को हमको रजाई ओढ़नी पड़ती है, अच्छा, ऐसा यही होता है। हाँ, हाँ। और जो सर्दी में तुरंत ठंडी भी हो जाती है जी। और टेम्परेचर चला जाता है करीबन 0 के आसपास। हाँ, हाँ, हाँ। और गर्मियों में चला जाता है 50 के आसपास। हाँ। लेकिन गर्मियों में अच्छी बात ये होती है कि रात ठंडी होती है यहाँ की, क्योंकि अच्छा। मिट्टी तुरंत जैसे ही सूरज ढलता है हाँ, हाँ। ठंडी हो जाती है। और रात को कुछ ओढ़ना पड़ता है। मान लो रजाई नहीं ओढ़ो तो चादर तो ओढ़ना ही पड़ता है, उसके बिना आप सो नहीं सकते यहाँ पे। अच्छा। गर्मी में भी, मई अच्छा। जून में भी। अच्छा अच्छा। और दिन में इतनी गर्मी होती है कि आप मतलब यूं पापड़ रख दो इसके ऊपर तो वो सिक जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब आप पापड़ रखो रेत पे, हाँ। वो पापड़ सिक जाएगा तुरंत। तो रेत का तूफान नाम की चीज चलती है? हाँ, रेत के तूफान आते हैं यहाँ। वो अच्छा। जुलाई में आते हैं स्ट्रॉम, जब मानसून आता है ना, हाँ, हाँ। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से यहाँ तूफान उठते हैं। फिर वो जो उत्तर से तूफान आते हैं वो हवा बहुत तेज होती है, मतलब 100-150 किलोमीटर। ये पत्थरे उड़ना यहाँ आम बात है, पेड़ गिरना यहाँ बहुत आम बात है। अच्छा। तो ये इस जो मतलब इतने खतरनाक इलाकों में और देखें तो क्या थारपारकर यहाँ सरवाइव करती है? हाँ, थारपारकर बेसिकली ब्रीड यहीं की है। ये थार का रेगिस्तान है। हाँ। और थारपारकर जिला हमारे से बॉर्डर लगते हुए पास में पाकिस्तान में जिला, ये नाम ही थारपारकर है। अच्छा अच्छा। हाँ, थारपारकर जिला नाम है और पारकर वहाँ शहर भी है, नगर पारकर करके शहर है। अच्छा। तो थारपारकर में भी 2 तरह की ब्रीड होती है। एक ब्रीड होती है एकदम वाइट, जो एक वो सर्दी में भी थोड़ी काली नहीं पड़ती है। और एक जिसमें सर्दी में जो रंग बिल्कुल चेंज कर देती है, वो उसको पारकर ब्रीड बोलते हैं हमारे यहाँ। अच्छा। वो पाकिस्तान के नगर पारकर के आसपास के बेल्ट की होती है, जो अपना कलर चेंज करती है, जिसको हम सेडी बोलते हैं। अच्छा। और जो एकदम वाइट होती है उसको जैसलमेरी थारपारकर बोलते हैं। जो जैसलमेर की ब्रीड है वो एकदम वाइट रहती है और लगभग वाइट रहती है, थोड़ा बहुत उसके कलर में चेंज आता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता है। जिसके सींग छोटे होते हैं। और वो मतलब ऐसे सिंध में भी 2 टुकड़े हैं। जो पंजाब से लगता हुआ सिंध है उसको हम ओतरी सिंध बोलते हैं, मतलब उत्तर वाला सिंध। और जो ये नगर पारकर और ये नीचे वाला कराची वाला सिंध है, इसको हैदराबाद वाला सिंध है, इसको दक्षिणी सिंध बोलते हैं। तो इसलिए दोनों अलग अलग ब्रीड है, लेकिन वो ओरिजिन यहीं का है। अब ठीक है, बीच में बॉर्डर खींचने से ये जिला अलग हो गया, वो अलग हो गया, लेकिन दोनों की रूप से हाँ, दोनों की मिट्टी तो एक ही है, मौसम एक ही है। मौसम एक है। और ये गाय ही यहाँ की लाइफ लाइन है। अच्छा। यहाँ और कोई प्रोटीन का सोर्स नहीं था, ये गाय है। इसके दूध पी के ही लोग यहाँ देश की रक्षा करते थे।
और ये गाय ही है जो यहाँ कम से कम 50 डिग्री गर्मी में सरवाइव करती है और माइनस डिग्री में भी सरवाइव करती है और दूध देती है। इन धोरों पे भी आसानी से चढ़ जाती है? हाँ, धोरों पे आसानी से, धोरे उसको पसंद है बेसिकली। अच्छा वो गर्मी में भी धोरों पे रहती है और सर्दी में भी हाइट में धोरों पे रहती है। अच्छा। और उसको आप ये जो मतलब हार्ड सरफेस पे रखो तो अनईजी फील करती है और धोरे पे बहुत मखमली धोरे पे आराम से रहती है। और आप बता रहे थे कि भी रात को चढ़ने के लिए जाती है। हाँ। ये तो यहीं पे होता है और तो कहीं पे हाँ, ये उसका क्या कारण है? सर्दी में सब लोग सोचते हैं कि सर्दी में गाय को आपको बचा के रखना पड़ता होगा, जबकि हमारे यहाँ गाय जो रात को घर पे रह जाती है ना वो बीमार पड़ जाती है और जो जंगल में होती है वो बिल्कुल अच्छे से रहती है। इसलिए गाय खुद भी नहीं रहती, जैसे ही रात पड़ती है वो जंगल जाती है, जंगल में हाइट के ऊपर और पेड़ों के बीच में उसको गर्म स्थान मिलता है, वो वहाँ सर्दी में बिल्कुल आराम से रहती है। चिपक के बैठ जाती है। हाँ, सब साथ में बैठती है और हाइट पे रहती है, हाइट पे सर्दी कम पड़ती है और जो गांव में रह जाती है वो ठंड से बीमार पड़ जाती है। अच्छा। हाँ, ये नई चीज है, रात को जंगल में रहती है, दिन में वापस आती है। जब ये देखते हैं रोहित भैया कि यहाँ पे 8-9 महीने तो जब बारिश होती है तो एक बार शेवण घास और बाकी जो यहाँ की घास हो जाती है वो खूब हो जाती है, तो बाकी के 3-4 महीने के सर्वाइव के लिए कैसे? अगर अच्छी बारिश हो जाए तो सेवन और बाकी घास पूरे साल के लिए हो जाती है। अभी चारागाह सिमट रहे हैं क्योंकि गोचर में लोग खेती करने लग गए, ट्रैक्टर आ गया। पहले क्या होता था, सेवन जो है ना, सेवन खेती करने नहीं देती थी, वो इतनी मजबूत होती थी, उसको हाथ से निकालना बहुत मुश्किल होता था। अब मशीनरी आई है ना, इस मशीनरी ने उस सेवन का सत्यानाश कर दिया। ट्रैक्टर है ना, वो उसको निकाल सकता है। आदमी तो क्या है कि 1 बीघा साफ करने में उसको साल भर लग जाता था, खोद के निकालने में। लेकिन ट्रैक्टर से हाँ, बूटा का बूटा उखड़ जाता है और उसकी जड़ निकल जाती है और फिर वो वापस सर्वाइव होती है। अब एक बात और मैं जानना चाहता हूँ भाई साहब कि यहाँ पर देखें तो अपने जो ये थारपारकर गाय है, इसका जो दूध है गांवों के अंदर, आपने अधिकतम दूध कितना देखा और उनके नंदी मतलब उनके उपयोग किए जा रहे हैं क्या? हाँ, अभी नंदी उपयोग भी किए जा रहे हैं। कुछ नंदी हम सूरतगढ़ से लेके आए, कुछ चांदन से भी लेके आए, कुछ यहाँ के भी अच्छी नंदी, क्योंकि यहाँ इतनी मात्रा में थारपारकर है कि सारे बाहर से नंदी लाके और रखना। दूसरा, वहाँ बंधा हुआ नंदी आता, हमारे यहाँ खुला रखना पड़ता है। तो और मैंने यहाँ मेरे यहाँ कम से कम 24 लीटर की गाय देखी है। अच्छा, 24 लीटर की यहाँ पे? हाँ, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो उस तरह की गायों का रिकॉर्ड रहता है वैसे? रिकॉर्ड नहीं रखते क्योंकि यहाँ जो गाय रखते हैं ट्रेडिशनली रखते हैं। जैसे हम अब गाय 5000 साल से पाल रहे हैं, हमारे ब्लड में गाय है। अच्छा। हमारा पूरा जीवन, हम तो क्या, हमारा राजा है ना, वो भी सुबह ऐसे मतलब गाय पालता था। अभी भी हमारे दरबार के पास में गाय है। तो गाय यहाँ की जीवन की लाइफ लाइन है, मतलब गाय के अलावा यहाँ कुछ भी जीवन नहीं है। वहाँ से गांव से निकले और यहाँ तक आ गए। देखिए वो हमारी गाड़ी खड़ी है और ये इस धुरे में आ गए। भाई साहब, ये इस धुरे के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए रेगिस्तान का जहाज जिसे देखिए कैमल ऊंट यहाँ से हमें दूर नजर आ रहा है, वो तो यहाँ का जहाज। भाई इसके बारे में थोड़ा जगह बताइए, एग्जैक्टली थोड़ा सा इसकी भौगोलिक स्थिति बताइए। ये वैसे एक्चुअली रेगिस्तान का विस्तार ही माना जाता है। पहले यहाँ पे वैसे ये जो फोग की झाड़ी है, वो जो झाड़ी दिख रही है आपको, इसको हम फोग की झाड़ी बोलते हैं। जी। वो झाड़ी होती थी, लेकिन जैसे जैसे वो पेड़ कम होते जा रहे हैं, गांव की आबादी की वजह से कटते जा रहे हैं, तो ये सफेद धोरे निकलते हैं। ये दिखने में तो अच्छे होते हैं लेकिन काम के कुछ नहीं होते। ऐसे गाय के बैठने के काम आते हैं, बाकी कोई काम नहीं आते। अच्छा। जैसे जैसे झाड़ी कटती जाती है वैसे वैसे ये बनते रेगिस्तान का। हाँ, दिखने में तो बड़े सुंदर लगते हैं। नहीं, लेकिन एक चीज है, ये इनमें इनके शेप में तो परिवर्तन होता रहता है। होता रहता है। ये इतने ज्यादा, इसको शिफ्टिंग सेंड्यून भी बोलते हैं, लेकिन इतने ज्यादा जल्दी शिफ्ट नहीं होते, ये थोड़े धीरे शिफ्ट होते हैं। एक बेल्ट है जो कुछ अपने तारबंदी में आता है, कुछ बाकी पाकिस्तान में रह गया। अच्छा। वो तुरंत मूव करते हैं, मतलब रात को एक धोरा यहाँ होगा तो दूसरे दिन मतलब 10 फीट आगे चला जाएगा। अच्छा। इतने जल्दी मूव करते हैं। और उनमें आप चलोगे तो पाँव आपके इतने अंदर जाएंगे, आप चल नहीं सकते। हाँ, अभी भी जैसे मैं तो क्योंकि थोड़ा सा शहर से जुड़ा हुआ हूँ या फिर उत्तराखंड की पहाड़ियों से जुड़ा हूँ, तो यहाँ पर चलने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। पता नहीं आप लोग कंफर्टेबल, आप लोग कंफर्टेबल है। और वो तारबंदी जो है पाकिस्तान बॉर्डर की जी, वो भी शिफ्टिंग सेंड्यून में खराब होती रहती है। वो बार बार उनको भी सबको बदलनी पड़ती है, क्योंकि वो नीचे से या तो रेत निकल जाती है या उसके ऊपर बड़ा टीला बन जाता है। वो तुरंत मतलब 24 घंटे में तो वो टीला चेंज हो ही जाता है। इतने जल्दी नहीं बदलते, ये सालों में बदलते। एक साल ये है तो अगले साल में फिर रेत उड़ते उड़ते जब आंधियां चलती है गर्मी में, बड़ा सुंदर नजारा है। देखिए ऐसा लगा जैसे आसमान बिल्कुल यहीं पर आ गया, इतना नीट एंड क्लीन हमको शहरों में देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर लगता है कि बस पकड़ के बस छू लो। एक चीज और मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि यहाँ से BSF
कितनी दूर होगा यहाँ पे? बीएसएफ तो अभी तो बॉर्डर पे ही है, हालांकि अभी बीएसएफ को अधिकार दे दिए 50 किलोमीटर तक। हाँ हाँ, बड़ा लेकिन हाँ, बीएसएफ के सारे बेस है वो अभी बॉर्डर के 3 किलोमीटर के अंदर बने हुए हैं वहाँ। अच्छा अच्छा अभी बीएसएफ का यहाँ कोई बेस नहीं है। अच्छा। देखिए मैं आपको बता दूं बीएसएफ के इस दायरे को लेकर पिछले महीनों में थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज हुई थी। पश्चिम बंगाल और पंजाब ने थोड़ा उसके क्षेत्र के विस्तार को लेकर थोड़ा सा विरोध जताया था। चन्नी ने भी इसको लेकर अमित शाह जी से बात की थी। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों को भुला दें तो ये इलाका का जो है स्वर्ग से कम नहीं मेरे को महसूस होता। शहर की जो ज़िंदगी होती है उससे जब आप उठता जाते हैं तो ऐसे इलाकों में आकर शांति मिलती है भारत भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शांति। और मैं तो, मेरे तो भाई, बड़े भाई समान, और बहुत अच्छा प्रेम है। और यहाँ पे आने का जब भी मौका मिलता है ना, तो मैं तो मौका ढूंढता हूँ कि यहाँ पे आने का मौका मिले। देखिए हम अभी हमारा विषय जो है थारपारकर की जो गौवंश है उस पर हमारा चिंतन चल रहा था। और इस पर जो है ये इस तरह के जो इलाके हैं वो बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं। तो हमारी गौराष्ट्र यात्रा में ये इस पर हमने अभी चर्चा की, बहुत संक्षेप में चर्चा की है। लेकिन हम भाई साहब से और भी बहुत विस्तार से बात करनी है हमें, क्योंकि जितनी जानकारी ये इस पूरे क्षेत्र की दे सकते हैं उतनी जानकारी दूसरा इस इलाके में देने वाला शायद